हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज मुकेश। आज जो है हम लोग अपना चौथा लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे डाले हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काम करता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं किसी भी मैटर को, वो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो जो है डिसाइड करते हैं। तो पिछले के सारे लेक्चर्स को मैंने उसमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ये सब मैंने डिफाइन किया है। और आज वाले लेक्चर में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो जैसा कि हम आप जानते हो कि जब आप कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करोगे तो वो जो बॉडी होगा उस फोर्स के द्वारा जो चेंज होने होंगे उसको अपोज करेगा। और ये अपोज क्यों होता है? क्योंकि जब किसी बॉडी पे आप जो फोर्स हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स उस बॉडी में चेंज करने का प्रयास करता है, मतलब उसके शेप और साइज को चेंज करने का प्रयास करता है। तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं इस चेंज को रोकते हैं। क्या करते हैं? चेंज को रोकने का प्रयास करते हैं। तो वो एक क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है जनरेट कर देते हैं, जिसके कारण इस फोर्स के द्वारा लगाया गया इफेक्ट क्या होता है, नलिफाई हो जाता है। तो इसी को, यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, तो इन नट से अगर मैं बताऊं आपको कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट में उनके मॉलिक्यूल के द्वारा एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है और वही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो चलिए मैंने इसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, तो पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। इसमें क्या हुआ, मैंने एक बार लिया है जिसका लेंथ है L और डायमीटर D। मैंने इस पे एक फोर्स लगाया है P। ओके, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि एक मैटर जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ये सपोज करो कि ए मॉलिक्यूल्स हैं इनके। ये मैंने क्या किया है, एक बीच में कट लगाया है, तो ये 2 भागों में हमने बांट लिया है, एक ये है और एक ये है। और जो मॉलिक्यूल इस बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इतना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करेंगे कि इस पी फोर्स को क्या करें, ये लोग बैलेंस कर दे। तो ये मतलब कि इस एक्सटर्नली अप्लाइड लोड को ये लोग क्या करेंगे, नलिफाई करने के लिए, यानी कि उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है जनरेट करते हैं। इसी को, यही फोर्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं एक रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है जनरेट करते हैं, क्योंकि वो इसलिए कि ये एक्सटर्नली अप्लाइड लोड के इफेक्ट को नलिफाई कर सकें। ओके, तो अगर हम लोग माने कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम अभी सिर्फ इस पार्ट की हम लोग बात करें, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे उसमें हम लोग, एफ आर इज वर्किंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो हम लोग इसको ले सकते हैं पॉजिटिव, एंड पी इज वर्किंग लेफ्ट साइड, तो इसको हम लोग ले सकते हैं नेगेटिव। ये 0 हो जाएगा एंड एफ आर इक्वल टू पी। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब कि जो फोर्स हमने लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स को, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब तो मैंने ये मेंशन किया है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रिस्टोरिंग फोर्सेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब कि जो फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए या कैंसिल करने के लिए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है जनरेट करते हैं, जो कि
इक्वल एंड अपोजिट होगा जो फोर्स हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड किए हैं उसके बराबर। ओके, इसका कुछ वर्किंग अगर हम लोग देखें तो लगभग फ्रिक्शन फोर्स के जैसा होता है। क्या होता है इसमें कि जैसे सपोज करो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे मैंने एक फोर्स पी लगाया तो इनके मॉलिक्यूल के द्वारा भी इस पे एक फोर्स पी लगेगा। अगर ये फोर्स बढ़ के मैंने P1 किया तो इनके मॉलिक्यूल के द्वारा भी एक P1 होगा और ये कहां तक बढ़ता जाएगा, जितना उस मटेरियल का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, मतलब उस मटेरियल का जितना सहने की क्षमता होगी, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो मटेरियल रोक सकता है। तो ये हर एक मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग अलग होता है, ये बात हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने बताया आपको कि इसमें लगभग इसका वर्किंग फ्रिक्शन फोर्स की तरह मान सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ सो अब मैंने एक डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है P, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ पर यूनिट एरिया उसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और यही रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है, क्योंकि हम स्टैटिक कंडीशन लेके चल रहे हैं, माने हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव नहीं करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट एक स्थान पे रुका हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो गया। और तो अगर स्ट्रेस को हम डिफाइन करें तो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू पी अपॉन एरिया। पी हमारा जो है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स, और इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस को जनरल टर्म में आपको बताएं तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स पी लगा रहे हैं तो ये वो जो फोर्स पी होगा उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसके मॉलिक्यूल है उस ऑब्जेक्ट के, वो एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे ताकि ये जो फोर्स का इफेक्ट कैंसिल हो सके, मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट ना आए उस बॉडी पे। तो यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो जनरेट हुआ मॉलिक्यूल्स के द्वारा, यही पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये हमारा अब तक का कंक्लूजन है, हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया। अब आगे, पैरामीटर ऑन विच स्ट्रेस इज डिपेंडेंट, मतलब कौन कौन से ऐसा पैरामीटर होगा जिसपे हमारा स्ट्रेस क्या होगा, डिपेंड होगा। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए। ओके, स्ट्रेस इक्वल टू पी, पी जो हमने फोर्स लगाया था और एरिया उस क्रॉस सेक्शन पे जिसपे हमारा फोर्स पी काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस जो होता है मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, जो उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि अगर मेरे पास एक ये आयरन का रॉड है, ए एक समझिए कि कॉपर का रॉड है, और ए एक ब्रास का रॉड है, तीन मटेरियल, तीनों का डायमीटर, तीनों का जो डायमीटर है सेम है और अप्लाइड फोर्स भी सेम है। तो जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि स्ट्रेस जो है अपना, स्ट्रेस पी अपन ए, तो मतलब कि तीनों ही मटेरियल में, चाहे वो आयरन का है, कॉपर का है या ब्रॉन्ज का है, अप्लाइड फोर्स पी भी सेम है। ओके, अप्लाइड फोर्स पी भी सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी तीनों का सेम है। तो तीनों ही मटेरियल में क्या होगा, तीनों ही मटेरियल में स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करें तो सिग्मा इन आयरन इक्वल टू सिग्मा इन कॉपर इक्वल टू सिग्मा इन ब्रास। मतलब कि अपना जो स्ट्रेस है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब हमारे पास दो पैरामीटर हैं, क्या क्या है, जो पैरामीटर क्या क्या है, एक है अप्लाइड फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है तो भी स्ट्रेस
जनरेटेड चेंज हो सकता है, या अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, मोटे से पतला कर दें या पतले से मोटा कर दें, तो भी उसमें स्ट्रेस जनरेटेड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी ये आगे जो हमने दो तीन केस जो है वो लिए हुए हैं, तो देखते हैं कि इसमें स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, मटेरियल सेम है, अब हम फोर्स और क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसमें, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस लिखें तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन ए। ओके, ए एरिया P पाई डी स्क्वायर बाई 4, और अगर ये 4 ऊपर जाए तो 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर। अभी केस 1 में हमारा स्ट्रेस जो जनरेटेड है वो क्या आया अपना, 4P पाई डी स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमने दूसरा केस लिया, मटेरियल इज सेम। ओके, अब क्या हुआ, इसमें डायमीटर जो है हमने 2D हो गया, मतलब डबल हमने डायमीटर किया, लेकिन फोर्स अभी क्या है, सेम है। तो अगर एरिया यहाँ पे हम निकालें तो क्या होगा, एरिया हो जाएगा पाई, डायमीटर इज 2D, तो 2D यहाँ पे 2D स्क्वायर अपन 4। ओके, या ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। अगर स्ट्रेस की हम वैल्यू लिखें यहाँ पे तो P अपॉन एरिया पाई डी स्क्वायर। ओके, तो यहां पे हमारा जो स्ट्रेस आया क्या आया, P बाई पाई डी स्क्वायर, जबकि हमारे पहले केस में देखा जाए तो ये आया था 4P अपन पाई डी स्क्वायर। मतलब इस केस में, इस वाले केस में हमारा जो स्ट्रेस है 1/4 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि 1/4 टाइम कम इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो डायमीटर था D से 2D हो गया था, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ अब हम एक केस लेते हैं, तीसरा केस, जिसमें हमने क्या किया, फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब 4P हो गया, और डायमीटर हमने सेम रखा 2D। तो इस केस में अगर देखें हम, तो एरिया यहाँ पे अगर देखा जाए तो A इक्वल टू पाई एंड 2D स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा अपना पाई डी स्क्वायर। ओके, तो स्ट्रेस अगर हम निकालें सिग्मा, तो ये होगा 4P अपॉन पाई डी स्क्वायर। ओके, मतलब कि ये जो है पहले केस के बराबर अपना आ गया, जितना हमारा पहले में फर्स्ट केस में आया था, उतना ही आ गया। तो एक जनरली अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तो स्ट्रेस जो है सिग्मा जो है P बाई ए, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स P एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब अगर एरिया कांस्टेंट है और फोर्स हम बढ़ाएं, अगर एरिया कांस्टेंट है अब फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा अगर फोर्स हम बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अगर फोर्स P कांस्टेंट है, P क्या है, कांस्टेंट है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, एरिया अगर बढ़ाएं तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। तो ऐसा हमने देखा कि स्ट्रेस जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, कांस्टेंट रख रहे हैं हम। तो इन अनदर केस अगर अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट रखें और मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कम करें, कम करने पे चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो कम करने पे स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमने कुछ एक एग्जांपल देखा। नाउ अब क्या है, इसमें हम यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट क्या होगा अगर हम लोग यूनिट निकालें तो यूनिट होगा जो होगा स्ट्रेस इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला लिखा है P अपॉन ए। तो P जो होता है क्या होता है, न्यूटन में, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो इसका एक यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। और एक चीज और, अगर हम
और अगर हम फोर्स को न्यूटन में और एरिया को ले mm² में, तो एक और यूनिट इसका हो सकता है स्ट्रेस का, वो होगा सिग्मा की एक और यूनिट न्यूटन पर mm²। और इस न्यूटन पर mm² को हम बोलते हैं मेगा पास्कल। तो एक कन्वर्जन यहाँ पे हमको चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे मेगा पास्कल दिया हुआ है और इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर 10 एम्पियर दिया है तो पास्कल में जाने के लिए 10 × 10⁶ पास्कल, ठीक है। मेगा पास्कल से पास्कल में जाने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो हमने जो यूनिट देखा वो क्या देखा? हमारे पास यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। पीए से इसको दर्शाते हैं, कैपिटल पी जो होता है वो कैपिटल में होता है। और एक चीज और, इसकी एक और वैल्यू हो सकती है न्यूटन पर mm², और न्यूटन पर mm² को हम लोग बोलते हैं मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। और कन्वर्जन मेगा पास्कल से अगर पास्कल में हमको जाना हो तो 10⁶ से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब तक हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड कर सकता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है, मतलब कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस झेल सकता है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मतलब ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स का स्ट्रेस जो झेलने की या मैक्सिमम स्ट्रेस कितना उस पर लग सकता है वो अलग अलग होता है सबका। तो ये हम आगे जो है डिस्कस करेंगे आगे। अब इसमें एक टर्म आ गया है। अब अगर हम बात करें तो कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है, तो मेनली दो प्रकार का स्ट्रेस होता है। उसमें जो पहला है नॉर्मल स्ट्रेस एंड दूसरा जो है शियर स्ट्रेस। अगर कोई भी पूछता है कि कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है, तो सिर्फ दो प्रकार का, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस को आगे जो है इसमें और डिफाइन किया जा सकता है, वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नाउ अब जो है ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है वो है दो प्रकार का होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर मैंने ये फोर्स लगाया, तो इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आप डायग्राम पे एक बार देखो, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग कैसे जो है डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस, अगर ये एक बार है सपोज करो, और ये जो हमने फोर्स, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और इसमें ये फोर्स P जो है हमने लगाया, मतलब ये अगर इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अगर ये इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है और ये फोर्स P अगर हम देखें तो इसके क्रॉस सेक्शन के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर लगाया गया फोर्स क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। सीधा सीधा बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर लगाया गया फोर्स में उस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। या इसको एक अदर लैंग्वेज में हम लोग बोले या अदर सेंटेंस में हम लोग बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करने के लिए क्रॉस सेक्शन जो फोर्स जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा। दोनों बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। नाउ ये हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या किया है, सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस मैं यहाँ पे सिग्मा से दिखा रहा हूं, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये क्या लिखा है मैंने, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसको हम P, अगर हमारा फोर्स P है तो अपॉन एरिया P।
तो ये हमने यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला लिखा कि जो हम फोर्स यहाँ पे लेंगे P, वो क्या होगा, उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो हमको लेना है, वही नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन और उसको कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला। नाउ एक चीज इसमें मैं बता दूं आपको, अगर ये जो बार है ना, इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप जाओ, एक कहीं भी ले लो, कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी, हर एक जगह पे स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी, सिग्मा 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 सिग्मा। और ये सेम क्यों होगा, क्योंकि इस पूरे बार में ना हमारा फोर्स P चेंज हो रहा है और ना हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट एरिया है और फोर्स P भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके अगर कोई पूछता है आपसे कि इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम जाए तो मतलब अलोंग द लेंथ इसका क्या होगा, स्ट्रेस जनरेशन जो स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ना फोर्स अप्लाइड चेंज हो रहा है और ना ही क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। नाउ अब जो है अगला जो है शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, सपोज करो ये हमारा एक प्लेन है ना, ये एक हमारा प्लेन है और मैं क्या कर रहा हूं, इस पे ये फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूं, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या है, पैरेलल है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो अगर लगाया गया फोर्स उस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है तो वो क्या जनरेट करेगा, शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो मतलब कि अगर शियर स्ट्रेस जनरेट करना हो तो फोर्स जो लगाना होगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लगाना होगा। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। तो देखते हैं, ये एक क्यूब है, आप मान लो ये क्यूब है, बार एक आप लोग लकड़ी का एक टुकड़ा मान लो, और ये यहाँ पे एक फिक्स है, ये एक इन पे क्या है, फिक्स है, और मैं इसको यहां से एक फोर्स लगा के क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। अब खींच रहा हूं तो क्या होगा, इसमें एक थोड़ा सा जो है डिफॉर्मेशन होगा। सपोज करो ये कुछ ये ऐसा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह का डिफॉर्मेशन, मतलब अगर ये ऐसे था तो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से देखा जाए तो अभी ऐसे था, अगर जैसे हमने फोर्स लगाया पैरेलल ऊपर से तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो यही ये टिल्ट मैंने दिखाया हुआ है, यही शायद आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। और मैं इसको आगे से ऐसे फ्रंट व्यू में देख के, मतलब किसी चीज को, मतलब मैं ऐसे देखूं इसको तो ये कैसे लगेगा, कुछ इस तरह का लगेगा, क्योंकि इनिशियली क्या था, ये था, एक रेक्टेंगल था, लेकिन जैसे मैंने ये फोर्स P लगाया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इधर झुक गया, है ना, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, टिल्ट हो गया। अब हमको शियर स्ट्रेस निकालना हो तो कौन सा एरिया लेंगे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला टॉप वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि जो इस फोर्स P जो हमने लगाया है, जिस एरिया के पैरेलल लगाया है वही एरिया हम क्या करेंगे, लेंगे, वही शियर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला जो लिखा है इसका क्या है, ये दिस वन, शियर स्ट्रेस, ये जो होगा क्या होगा, ये टाउ होगा। टाउ से अगर हम दिखाएं शियर स्ट्रेस को यहाँ पे, तो पैरेलल फोर्स टू द एरिया, वो फोर्स या वो फोर्स का कंपोनेंट जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है, वो अपान वो एरिया जिस एरिया पे वो काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, उसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। मतलब कि अगर दो चीजें हमने हमने डिफाइन किया, पहला नॉर्मल स्ट्रेस वो फोर्स का कंपोनेंट जनरेट करेगा जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल होगा, और शियर स्ट्रेस वो फोर्स का कंपोनेंट जनरेट करेगा या वो फोर्स जनरेट करेगा जो उस एरिया के पैरेलल अप्लाई होगा। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने लिया है, शायद आप लोग इसको समझोगे अच्छे से। ये देखिए, ये एक क्यूब है ना, ये ऊपर वाला एरिया आप लोग देखो जो मैंने पेंट किया हुआ है, ये वाला, ये सपोज करो एरिया क्या है, ए है, ओके। अब इसमें दो चीजें हैं, एक फोर्स लग रहा है जो आ, या इस जो प्लेन से एक थीटा एंगल बना रहा है, थीटा। अब इसमें पूछा गया है कि आप बताओ यहाँ पे
कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा और शियर स्ट्रेस क्या होगा, है ना, शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो आप लोग बताओ इसमें क्या है नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स का एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट लेंगे। तो एक तो इस प्लेन के अलोंग होगा, मतलब इस प्लेन में, और एक इसके परपेंडिकुलर ही है। तो ये कैसे हम लोग लेते हैं, जिस जो कंपोनेंट जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होता है वो होता है पी कॉस थीटा। ठीक है, आप लोग समझ गए, मतलब ये फोर्स P जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उसका वो होता है कॉस, तो P कॉस थीटा, और जिस एक्सिस के साथ वो एंगल नहीं बना रहा है वो होता है P साइन थीटा। हमने दो कंपोनेंट निकाल लिया, एक तो है इस एरिया के पैरेलल जो कि है P cos थीटा, और एक जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर जो है P sin थीटा। तो हमने अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि अब नॉर्मल, तो हमने जो पढ़ा है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, मतलब फोर्स कंपोनेंट नॉर्मल टू द एरिया अपॉन एरिया। तो नॉर्मल, इस एरिया का नॉर्मल क्या है, इस एरिया का नॉर्मल है अपना कंपोनेंट कौन सा है, P sin थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, P sin थीटा अपॉन एरिया। और शियर स्ट्रेस, इस ये जो एरिया है अपना, इसके पैरेलल क्या है, P cos थीटा, है ना, P cos थीटा। तो ये हो जाएगा अपना कंपोनेंट पैरेलल टू द एरिया अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा अपना P cos थीटा अपॉन एरिया। ये हमने एक अलग केस जो है हमने क्या किया, स्टडी किया। इसमें जो फोर्स था वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या था, एक एंगल पे था, ये एक एंगल पे था। तो हमने क्या किया, इस फोर्स का हमने कंपोनेंट निकाला, दो कंपोनेंट, एक उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलावा और एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सबसे पहले आएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो पार्ट है, वो जो है पहला जो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ, अगर सपोज करो या लॉन्गिट्यूडनल, अगर ये बार है जिसका लेंथ L और डायमीटर D, अगर हमने जो फोर्स लगाया इसके लेंथ के अलोंग लगाया, मतलब जो उसके लेंथ को बढ़ाने या घटाने का प्रयास करेगा, अगर इस तरह का कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो वो जो फोर्स उसमें स्ट्रेस जनरेट करेगा वो जो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। मतलब अगर हम फोर्स उसके लेंथ के अलोंग लगा रहे हैं उस बार के, तो वो जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब इसमें दो केस हो सकता है। पहला तो ये है कि एक टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब अगर ऐसा कोई स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो उसके लेंथ को बढ़ाने का प्रयास करे, जैसा कि केस ए में है। इसमें क्या है, ये जो फोर्स हमने जो लगाया है ये इसके लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाइल इन केस बी अगर देखा जाए तो ये जो दोनों फोर्स जो लग रहे हैं ये P, इसके लेंथ को घटाने का प्रयास करेंगे, तो ये जो हो जाएगा अपना कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यही हमने लिखा यहाँ पे, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, मतलब जो लेंथ, मतलब जो बॉडी का लेंथ है उसके अलोंग फोर्स हम लोग अगर लगा रहे हैं, द स्ट्रेस प्रोड्यूस विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस का जो नेचर होता है वो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बार। मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेस या जो फोर्स में लग रहा है वो उसके लेंथ को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, नेचर उसका जो होगा उसके लेंथ को इंक्रीज करने का होगा। आगे, व्हाइल इन कंप्रेसिव स्ट्रेस इट विल, in compressive stress it will try to reduce the length of the bar।
मतलब उसके जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है कि अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस है तो ये क्या कर रहा है, इसके लेंथ को ऐसे खींचने का प्रयास करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। जबकि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो इसके नेचर ऐसा है कि इसको कंप्रेस करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो ये हो गया हमारा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस।